बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 1 अक्टूबर है और मंगल का दिन है। बहुत अहम खबरें आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहले मैं जरा उनका खुलासा आपके सामने फटाफट रख दूं। आज किस किस बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1 हम बात करेंगे काजी फायज ईसा साहब के बनाए हुए बलोच बेंच के बारे में। बलोच बेंच जो कि जिसके बारे में हमारे बहुत सारे जो मेरे साथी सहाफी हैं जिन्हें कभी बड़ी तकलीफ हुआ करती थी हम ख्याल बेंचेस की, जो ट्वीट पे ट्वीट मारा करते थे, जो पंजाबी बेंच कहते थे, जो हम ख्याल बेंच कहते थे, जो लॉरी ग्रुप कहते थे, आज उनकी जुबानें कुंद हो चुकी हैं, उनके जहनी तवाज़ुन खराब हो चुके हैं और उनकी आंखें चौंधिया चुकी हैं और उनके कानों में शीशे पड़ चुके हैं और उनकी जो गुंग जुबान है वो बोलने से कासिर है। आज वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये हम ख्याल बेंच है, ये बलूच बेंच है, जिसके अंदर काजी फायज ईसा साहब ने 3 लोग बलूचिस्तान से रखे हैं और 2 अपने इंतहाई फेवरेट रखे हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये तक कह दिया था कि 8 जजेस के खिलाफ 8 जजेस जो फैसला दे रहे हैं उनको आप इंप्लीमेंट ही ना करें, जिन्होंने हलाशेरी दी हुई थी गवर्नमेंट को। बहरहाल ये जो बलोच बेंच बनाया है इससे ये चलेगा नहीं, ये पार्टी नहीं चलेगी। सीट बेल्ट बांध लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है, सबसे पहले आज हम इस बारे में बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में अंदर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बगावत हो चुकी है। एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और अपनी गलतियों को तस्लीम किया गया और माना गया है कि काम तरीन मिनिस्टर की वजह से वो जो काम हम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर आपके सामने कुछ चीजें हम रखेंगे। 15 और 16 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहम क्यों है? 15 और 16 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहम क्यों है? ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। पीटीआई के लिए इतना अहम दिन क्यों है? इमरान खान साहब क्या प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। गंडापुर और इमरान खान की अभी एक बड़ी हंगामी तौर पे मुलाकात हुई है, जिसके बाद गंडापुर साहब जो है वो बगैर मीडिया से बात किए हुए रवाना हो चुके हैं। क्या खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान क्या कर रही है, इस पूरी केओस के अंदर किस तरह से निपटना है, इसके ऊपर वो क्या सोच रहे हैं, ये बात करेंगे। हंगामी तौर पर 4 शहरों के अंदर रेंजर्स बुला ली गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की नई ड्यूटी क्या लगी है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और सिकंदर सुल्तान राजा आइन के मुहाफिज, अपने आप को आइन के मुहाफिज कहते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक दरखास्त, इन तमाम चीजों के तफसीलात आपके सामने रखने से पहले एक दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस टाइम पर बोलना, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होना आसान काम नहीं है। एक तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना वो पहुंच सके हमारी बात और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सके। अच्छा जनाब, मसला ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने ये जो बलोच बेंच बना लिया है ये इनके गले की हड्डी बन गया है। ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, काम बड़ा खराब हो गया है। वजह यह है कि काजी फायज ईसा साहब, और आज अली जफर साहब ने गुफ्तगू करते हुए इस बारे में बताया, बैरिस्टर अली जफर साहब इस समात के बाहर निकले ना, हालांकि आज समात के अंदर बहुत सारी चीजें हुई। बैरिस्टर अली जफर साहब ने एतराज किया, उन्होंने कहा जी आप किसके वकील हैं? उन्होंने कहा जी इमरान खान के वकील हूं। उन्होंने कहा कौन? अच्छा, तो उन्होंने कहा जी लेकिन मुझे नोटिस नहीं मिला। उन्होंने कहा जब हम सब का घर अब दरवाजा खटखटा के नोटिस देते रहे। और यार खुदा का खौफ करे, कौन इमरान खान? वो इमरान खान जो जिसकी वजह से ये सारा केस है। आपको याद होगा कि वो मतलब जब आपने अदालतें खोली थी और सब कुछ हुआ था, मैं और फिर वो जो अदम एतमादी थी उसके बाद ये केस अदालत में क्या था, कहते हैं सबको नोटिस भेजते पे रहे। यार काजी फायज साहब की ये तो हालत है। बहरहाल आज उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा जी हमने बुनियादी नुक्ते के ऊपर मैंने कल बात करनी है और इसी के ऊपर दलाइल देने हैं और इसी के ऊपर सारा ये बेंच उड़ जाएगा। जो बुनियादी नुक्ता उन्होंने बताया वो ये है, ऑथर जज केस का जो रिव्यू पिटिशन होती है उसका हिस्सा लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह बताऊं आपको, चले मैं आपके सामने कुछ मजेदार चीज रखता हूं, आपको मजा आएगा। ये मेरे सामने एक फैसला पड़ा है, CRP नंबर 361 बाय 2015 CRP नंबर 361/2015। ये जजमेंट काजी फायज ईसा साहब की लिखी हुई जजमेंट है। मैं जरा इसके बारे में आपके सामने कुछ मजेदार चीज पढ़ के सुनाता हूं। इसमें जनाब मोहतरम, मेरे काजी, मेरे फैसला साज, मेरे मसनदे इंसाफ पे बैठे हुए अंधी मूर्ति जिनके हाथों के अंदर वो तकड़ी है, सुने जरा वो क्या लिखते हैं, मजा आएगा आपको सुन के। वो कहते हैं जी, Therefore, review petitions are placed before a bench of numerically the same strength of which the author judge, आगे ब्रैकेट में लिखते हैं, unless he has retired is always a member।
यहां पर मेरे मोहतरम, मेरे चारागर, मेरे इंसाफ करने वाले काजी फायज ईसा साहब लिखते हैं अपने ही लिखे हुए फैसले के अंदर कि रिव्यू पिटिशन हमेशा लगेगी, सेम स्ट्रेंथ में सेम नंबर्स हो जब भी रिव्यू पिटिशन सुन जाएगी, और ऑथर जज उसका हिस्सा होना लाजमी है अनटिल अनलेस के, चाहे अगर वो रिटायर्ड होगा, अगर वो रिटायर्ड हो गया हो तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा, अदरवाइज वो उस बेंच का हिस्सा लाजमी होगा, तो रिव्यू पिटिशन होगी। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, एक और इस चीज के अंदर बात आती है कि चलें एक्सेप्शन हो सकती है इस तरह से कि जी ऑथर जज रिक्यूज कर ले। जस्टिस मुनीब अख्तर के मामले में जो उन्होंने वो जो शानदार गुगली खेली है, वो शानदार गुगली है ही ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिक्यूज ही नहीं किया। अब यही पॉइंट जो कि काजी फायज साहब के अपने हाथों का लिखा हुआ है, यही पॉइंट बैरिस्टर अली जफर साहब ने पकड़ लिया है, और बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह से किया जाए, यह मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह से किया जाए, ऐसा मुमकिन आप कर ही नहीं सकते हैं। और फिर नाज़रीन किराम, जो जिस तरह से ये कमेटी ने फैसला किया वो एक अलग कहानी है। वैसे तो मैं कहता हूं किसी किसी टाइम मुझे ज़हन में आता है कि इन तमाम लोगों का इलाज है, अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब और ये तमाम लोग, इनका बहुत ठीक ठाक तरीके से इलाज हुआ है। वो किस लिए कि याद है आपको कि जब रातों रात अदालतें खोली गईं और इन जजेस ने जो है ना, और उमर अता बंदयाल साहब इंक्लूडिंग, इन जजेस का क्या किरदार था वहां पर, हम तब भी कलपते थे कि आप इस वक्त प्रेशर में आके इस्तेमाल हो जाएंगे, बाद में ये आपका नड़ी डटाई नहीं रहने देंगे, नड़ी डटाई नहीं होगा कोई आपका, मैं आपको हम तब भी ये कहते थे। लेकिन उस वक्त हमारे इन तमाम जजेस को जो है वो आइन और कानून और इंसाफ की अलमबरदारी चाहिए थी, बेशक किसी के कहने पर या बेशक वो हो, वो किया सो हुआ। आज नाज़रीन किराम इनके वो गले पड़ चुका है और मामलात इस हद तक आ चुके हैं। और फिर ये वही जजेस हैं, अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने जो उमर अता बंदयाल साहब ने जब जजमेंट दी थी इलेक्शंस वाली, तो इन्होंने ये जरा दूसरे बेंच में शामिल हो गए, दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए थे, और उस तब से आगाज हुआ था इम्प्लीमेंटेशन ना होने का। आज मैं ना हौला सा पूछना चाहता हूं, हूं राम जे, हूं सकून जे, देखिए आज काजी साहब आपके साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, खबरें हैं हमारे तक कि ये जज चुप नहीं बैठेंगे और रोला शोला डालेंगे और कोई खामोशी से, तूफान से पहले की खामोशी छाई हुई है, एक तूफान आ रहा है, देखते हैं क्या तूफान आता है। हम भी जाएंगे देखने, तमाशा देखेंगे क्या होगा, क्या होता है, किस तरह से होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त की अपडेट ये है कि बैरिस्टर अली जफर साहब और तमाम वकला, आपको पता है कि ना 350 से ज्यादा वकला ने लेटर भी लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को और बताया कि यार ये इस तरह से करें। बहरहाल अली जफर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इससे ये बेंच उड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है ये बेंच ना उड़े, हो सकता है काजी साहब का तो दिल करे ना, मैं होने फैसला कर, हो सकता है बेंच ना उड़े, हो सकता है काजी साहब फैसला कर डालें इसके ऊपर, बेशक एक आधी पेशी के अंदर ही कर डालें, लेकिन ये फैसला लेजिटिमेट नहीं होगा। दो बुनियादी वजूहात हैं, एक ये ऑथर जज वाली बुनियादी वजह है, दूसरा मुनीब अख्तर साहब की रिक्यूज ना करना बुनियादी वजह है, और तीसरा ये कमेटी, कैसे एक कमेटी जब लिखा है उस ऑर्डिनेंस में भी और उस एक्ट में भी कि 3 रुकन बैठेंगे, तो 2 रुकन बैठकर फैसला कैसे कर सकते हैं। इस बात से हम हैरान है कि 2 रुकन बैठकर फैसला कैसे कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता हुआ हमें फिल वक्त नजर नहीं आ रहा है। ये बेंच जो बलोच बेंच है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा कोई उखाड़ देगा कुछ, मुझे नहीं लगता ये चीजें जो है ना वो फोल्ड होंगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। जल्दी से जरा मौलाना फजल रहमान की बात सुन ले, फिर 15 और 16 अक्टूबर वाली कहानी के ऊपर आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में पता चला है, नईम भट्ट साहब हमारे रिपोर्टर हैं गुजरात के, बड़ा शानदार AR के बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। उनकी ये स्टोरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बात चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि एक तो पहली बात ये है कि सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो जिम्मेदार हैं, ये जो सारी तरमीम शर्मीम वाली कहानी हुई है और जो नहीं हो सकी ना, और बड़ी इनको सुबकी का सामना करना पड़ा दुनिया भर के सामने कि भाई पिछू है तो थोड़ी औकात ऐनी कि तुम कर तो ये भी नहीं सकते। ठीक है, तो एक तो कहानी ये है, एक तो मामला ये है। दूसरा ये भी पता चला है कि नून लीग के अंदर ये फैसला हुआ है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मानते हैं तब तक खामोशी इख्तियार की जाए और ये आगे ना बढ़े। वैसे तो आपके लिए काजी फायज ईसा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि 63A वाला वो मामला करके आपके लिए दरवाजे खोल दें। काजी साहब जो मैं आपको मजे की बात बताऊं, रास्ता खोल रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया जाए। उसके बाद तो मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 8, 10, 12 बंदे अगवा करो, अगवा करके उनको माओ बहनों की धमकियां दो और करवा लो जो कुछ करवाना है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नाज़रीन किराम उसके बावजूद
मौलाना फजल रहमान के पास जा रही है, गवर्नमेंट के लोग जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब मिल रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास है स्ट्रीट पावर। और मौलाना फजल रहमान अगर निकल आए सड़कों पर इमरान खान के साथ, तो फिर ये गवर्नमेंट बच नहीं सकेगी, रह नहीं सकेगी, कर लें जो कुछ करना है, यानी कि 63 फैसला दे देना या जो भी कर लें। और फिर मजे की बात यह है कि एक और अहम तरीन नुकता काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ है, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ऐसा सुना जाने वाला हर वो फैसला जिससे डायरेक्टली आपको फायदा होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता है। और बुनियादी कोड ऑफ कंडक्ट का बुनियादी मामला यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जाना चाहिए, यानी उसमें नहीं जाना चाहिए आपको, वो फैसला, वो केस नहीं सुनना चाहिए जिससे आपको कोई ना कोई फायदा हासिल हो रहा हो। यहां पे तो काजी साहब को ये डायरेक्ट फायदा हासिल हो रहा है, डायरेक्ट फायदा हासिल होता है। तो कहने का मतलब है बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल ये बलोच बेंच मुझे कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मुझे इन तिलों के अंदर तेल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। इतनी जल्दी काजी साहब और अपनी मनमर्जी के फैसले नहीं कर पाएंगे। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं जरा 15-16 तारीख, ये क्या कहानी है। अच्छा, इसके ऊपर ना फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स लिख रहे हैं इस तरह की कुछ बातें। वो बात करें 15-16 अक्टूबर की, ये क्या मामला है। 12 अक्टूबर से एक शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की जो लीडर लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो यहां पर शुरू हो रही है, मिनिस्टर लेवल की। तो 12 अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगी। फिर 15 और 16 को सरबराह लेवल की कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अब इसको जरा 1 मिनट के लिए इसको इधर ही होल्ड करें, दोबारा आ जाएं गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात। दूसरी तरफ इमरान खान और गंडापुर इस वक्त एक फुल फ्लैज एहतजाज की कहानी लिख रहे हैं, और आज बहुत बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। इमरान खान ने यह कह दिया है कि पहुंचो इस्लामाबाद जब भी तुम्हें पहुंचना पड़े, लिहाजा उधर से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, इधर से कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं लिख दूं, ये इतना बड़ा मौका है। अब राइट या रॉन्ग ये एक अलग कहानी है, ये सही है, ये गलत है, पाकिस्तान का इंप्रेशन क्या जाएगा, ये इस वक्त की अलग कहानी है। तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मोरालिटी है या नहीं है, ये भी अलग कहानी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वहां पर गई तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। फिर मैं कह रहा हूं गलत है सही है, वो एक अलग बात है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, जो भी मामला यार दूसरों के सामने तो अपना तमाशा ना दिखाओ, लेकिन इसमें पीटीआई वाले ये कहते हैं कि बार बार चाइना कह चुका है कि अपने मामला ठीक करो, अपने मामला ठीक करो, लेकिन उनको बताया जाता है जी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही नहीं है, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो लिहाजा ये मामला ये है कि इस वक्त वहां पर जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चले जाते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी नहीं इन्हें जाने की इजाज़त देगी, और इनकी बात सुनेगी, किसी हद तक इनसे डायलॉग का हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट डायलॉग का आगाज़ करे अब जो भी, और इन्हें कह के यार उधर ना जाओ, आइए बैठ के बातचीत करते हैं। लिहाजा इसकी एक तैयारी शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इतना डर है इन एहतजाजों का जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, इस वक्त इन चीज़ों का इतना डर है कि 4 शहरों के अंदर, मैंने कल आपको पता है एक बहुत बड़ा एक पावर शो होने जा रहा है, जैसे कि मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, इंतमाम, मियां वाली, इन 4 शहरों के अंदर। तो इस पावर शो से पहले वहां पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, और इस वक्त हंगामी तौर पर रेंजर्स भी वहां पर बुला लिए गए हैं। रेंजर्स वहां पर तैनात होंगी और रेंजर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लिहाजा गल इतनी सादी नहीं है भाईजान, मामला तो फिर बड़ा हुआ है ना। फिर एंज ही सही, ठीक है, वो पीटीआई वाले कह रहे हैं एंज ही सही। तो कल 4 शहरों के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज, और तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि इसके अंदर एक तारीख रकम करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के पास जो स्ट्रीट पावर है वो कल निकालेंगे बाहर और नजर आएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जलसों से एहतजाज पे आई इसलिए है चूंकि इससे गवर्नमेंट तंग होगी, कि मैसेज आएगा, लोग सड़कों पर आएंगे, स्ट्रीट पावर होगी और चीजें कुछ इस और तरह से होंगी। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुने। मुझे शर्म आती है कहते हुए, एक तरफ हमारे आइन के रखवाले हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब, दूसरी तरफ हमारे आइन के रखवाले हैं आइनी ओहदेदार जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब। आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब और शुएब शाहीन साहब का आमना सामना हुआ। तो जरा सुनिए, जरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान सुनिए। मैं आपके सामने कुछ बयान रख रहा हूं, सुनिए और सर धुनिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं जी हम आइन के मुताबिक चलते रहेंगे चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है आपको, बाकी ना इंसाफी करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। पहली गल है, मैंबर खैबर पख्तूनख्वा साहब, फेवर का मतलब है कि तुसी अपने अब्बा जी दी घरों कोई फेवर देनी है, या अपने घर से या अपने जाती जेब और खर्च से कोई आप फेवर दे रहे हैं,
यहां पर अगर आप कोई फैसला कर रहे हैं और किसी के हक में जा रहा है तो वो फेवर नहीं है, वो इंसाफ का तकाजा है, जिसके लिए आपको ये आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माजरत के साथ आईनी जिम्मेदारी तो पूरे इलेक्शन कमीशन ने निभाई, लिहाजा ये ना कहें कि आपको फेवर दे रहे हैं, यानी कि काजी के सामने जाके कोई बंदा कहे कि जनाब मेरे साथ इसने जुल्म किया और वो उसका इंसाफ करे तो वो कहे देखा मैंने तुम्हें फेवर किया। भाई आपने फेवर नहीं किया, आपने ड्यूटी सर अंजाम दी है। तो पहले तो ये इनका जो है ना वो इस एटीट्यूड को बेहतर करने की जरूरत है, ये जरा फेवर वाला जो एटीट्यूड है, क्योंकि ये फेवर नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि चीफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब कह रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलते हैं। भाई केड़ा आइन है? मेरे ख्याल है इन्हों का आइन किधरे होर ही लिखे है, और इनका आइन जो है ना वो एक टेलीफोन कॉल है, और 1973 के आइन के मुताबिक तो ये नहीं चल रहे हैं। बाकी कहानी जो है वो अलग है। आखिरी खबर जनाब पीपल्स पार्टी की सुन लीजिए जरा। पीपल्स पार्टी में ना कुछ हो गया है। आज इनका गवर्नर ये कह रहा था मैं इमरान खान को कहूंगा कि जरदारी की क़यादत में बैठ जाइए, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं सुना और सुन के ना मैंने कहा कि यार ओवर कॉन्फिडेंस की ना इंतहा होती है। गवर्नर साहब कहते हैं जरदारी साहब की क़यादत में इमरान खान को कहूंगा बैठ जाएं, आपके सारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। यानी कि बंदा पूछे और तो पता भी है कि तुम की कह रहे हो, पता भी है आपको, आप किसकी बात कर रहे हैं। एक और इसी तरह का शो है ना नून लीग ने छोड़ा, वो जी शहबाज शरीफ की तकरीर UNGA की असेंबली में जी सबसे ज्यादा देखी गई। तो मैंने जाकर चेक किया, पता चला 1,41,000 व्यूज है। मैंने इमरान खान की तकरीर देखी, वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता, 7.2 मिलियन 72 लाख लोगों ने इमरान खान को देखा है, और 1.4 के 1,04,000 1,41,000 ठीक है लोगों ने जो है वो उनको देखा है शहबाज शरीफ साहब को। और भाई केड़े की हो गया थानू ओ यार, उस बात तारड़ भी आज लगे हुए थे, आलमी रहनुमा बन चुके हैं। और यार उसको शुरलियां सुनाओ जो आपकी शुरलियों में आए। और यहाँ पे रेडी वाला भी बहुत अक्लमंद हो चुका है, उसे पता है आपकी क्या औकात है। आपने अपनी औकात देखनी है तो सुने वजीर दिफा क्या कह रहा है भारत का, या उनके वजीर खारजा ने क्या कहा है। खुदा के लिए मैं और लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता, मेरे मुल्क की बात है, मुझे तकलीफ होती है, आपको तो शर्म आनी नहीं है, ठीक है। बहरहाल और पीपल्स पार्टी की बात सुने। अब वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं आप हर चीज यूट्यूब से देख के ना माना करें, हम ये नहीं, आप सफाइयां वजाते दे रहे हैं, यूट्यूब से ना माने तो और आपकी माने, ठीक है। चुप चुपीते खामोशी में जो कनसन में आप गेम करते हैं आपकी माने, यूट्यूब के देखेंगे वहीं पे सच बात होती है, तो वहीं से आपको पता चलेगा। तो परसों तरसों किसी ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा था, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर जो है वो आधा सच दिखाया जाता है और आधा झूठ दिखाया जाता है। मानते हैं हम इस बात को। सोशल मीडिया के ऊपर सारे यूट्यूबर्स सच तो नहीं दिखाते ना, बहुत सारे आपको पता है कि फिर वो उन्हीं की वजह से हमारी बदनामी भी होती है। चले कोई बात नहीं है, आधा सच आधे लोग सच बोल रहे होंगे, आधे लोग झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता कुछ लंबी लंबी बातें भी कर रहे हो। फॉरगेट इट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पूरा झूठ दिखाया जाता है 100%। वो किसी ने लिखा हुआ था, मुझे सुन के मैंने कहा हाँ बात ये दुरुस्त। तो ऐसी कहानी है। सो ये जनाब अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।